नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर वो शख्स जो कि अभी अपनी ही मन में कुछ सोच रहा था कि अब वो यहाँ पर उसे उन गोलियों की धुंधाधुंध आवाज आती है, तो उन्हें सुनकर वो जल्दी से ही वहाँ से बाहर निकल जाता है, ये सोचते हुए कि उसे हर हाल में उन्हें बचाना ही होगा। वो शख्स अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लेने के बाद बिना एक पल भी गंवाए अपने तेज कदमों से उस किले से बाहर निकल कर जाने लगता है। उसके चेहरे पर अब किसी भी तरह का भय नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने अपने मन में आने वाले अंजाम को पहले से ही स्वीकार कर लिया हो। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरते हुए नीचे बने विशाल हॉल में पहुंचता है तो वहां पर मौजूद सभी सैनिक और किले के सेवक उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके चेहरे के भाव देखकर सभी समझ जाते हैं कि मामला बेहद ही गंभीर है। वो शख्स अब अपनी ऊंची आवाज में कहता है, मुख्य द्वार तुरंत बंद कर दो और सुन लो, बाहर चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब इस किले का कोई भी दरवाजा किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा। जब तक मेरी अनुमति ना हो कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा और ना ही बाहर से किसी को अंदर आने दिया जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही हॉल में मौजूद लोगों के बीच में एक बेचैनी फैल जाती है। एक सैनिक अब घबराते हुए आगे बढ़कर पूछता है, लेकिन हुआ क्या है? क्या फिर से इस किले पर किसी ने आक्रमण कर दिया है जो आप हमें ये सब हिदायत दे रहे हैं? अब वहाँ पर दूसरा व्यक्ति तुरंत कहता है, और अगर ऐसा है तो हमें महारानी को इसकी सूचना देनी चाहिए और हमें उनके आदेश के बिना इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया है तो महारानी का उसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है और फिर जो वो कहेगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो वहीं अब एक वृद्ध सैनिक चिंतित होकर कहता है, महारानी को खबर भेजिए ना, आखिरकार इस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में ही तो है। अगर दुश्मनों की संख्या ज्यादा हुई तो फिर हम क्या करेंगे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो शख्स अब उसकी तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहता है, हमें नहीं पता है कि इस वक्त महारानी कहाँ पर हैं और उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये भी हम नहीं जानते हैं। क्योंकि जब हम उनकी जगह के बारे में ही नहीं जानते हैं तो उनके समय के बारे में कैसे अनुमान लगा सकते हैं? और इस वक्त हमारे पास इतना समय नहीं है। कुछ पल के लिए वो रुकता है और फिर अपनी नजरें हॉल में मौजूद सभी लोगों पर डालते हुए कहता है, लेकिन दुश्मन हमारा इंतजार नहीं करेगा, वो हमें तैयारी करने का समय नहीं देगा। अगर हमने अभी भी किसी और के आने का इंतजार किया तो ये भी हो सकता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी हो। उस शख्स की इस बात को सुनकर वे सभी लोग खामोश होकर उनकी बात सुनते रहते हैं और अब वो शख्स आगे कहता है, ये लड़ाई अब हमारी लड़ाई है और अब हमें ही से लड़ना होगा। महारानी यहाँ होगी तो भी वो यही चाहेगी कि हम अपने किले की रक्षा आखिरी सांस तक करें। इसलिए आज किसी के आने का इंतजार मत करो। जो हथियार उठा सकता है वो हथियार उठाए और जो इस किले की रक्षा कर सकता है वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। उस आदमी की आवाज में इतना विश्वास था कि कुछ ही क्षणों में सैनिकों के चेहरों पर छाई घबराहट अब कम होने लगती है, क्योंकि इस आदमी की आवाज ही काफी थी इन सब के अंदर एक मोटिवेशन भरने के लिए। वो मुड़कर अब मुख्य द्वार की तरफ बढ़ता है और जाते जाते आखिरी बार फिर से कहता है, और एक बात याद रखना, आज इस किले का एक भी दरवाजा मेरी अनुमति के बिना नहीं खुलेगा, चाहे बाहर से किसी के भी अपने की आवाज क्यों ना आए। इतना कहकर वो अपने तेज कदमों से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये शख्स बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर दुश्मन किसी भी तरह से उन्हें यहाँ से बाहर निकाले या वो किसी भी तरह से इस किले के अंदर जा पाए। उनके पीछे खड़े सैनिक अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर तुरंत मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर बाहरी लोहे का मुख्य द्वार अब एक दड़ाम की आवाज से बंद हो जाता है। एक के बाद एक किले के बाकी के सभी छोटे बड़े दरवाजे भी अब बंद कर दिए जाते हैं। सैनिक अपनी अपनी जगह संभालते हैं
कुछ सैनिक किले की ऊंची दीवारों पर चढ़ जाते हैं, जबकि कुछ मुख्य द्वार के पास अपनी तलवारें और धनुष लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन किले के बाहर का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। चारों तरफ धूल का गुबार उठ रहा था। दूर से घोड़ों की तोपों की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। अंधेरे के बीच दुश्मनों की परछाइयां धीरे धीरे किले की तरफ बढ़ रही थी। इधर वो शख्स अकेला किले के बाहर खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपनी कमर में बंदी तलवार की मूठ पर अपना हाथ रखा। कुछ क्षण तक तो वो सामने बढ़ती हुई दुश्मनों को देखता रहा, फिर उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। तलवार की चमकदार पर पड़ती रोशनी ने उसके चेहरे को और भी कठोर बना दिया था। उसने आसमान की तरफ देखा और अब धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, महाराज। और ये उसकी आंखों में अचानक बीते हुए कुछ बरसों की कुछ यादें तैरने लगी। उसे वो दिन याद आता है जब महाराज ने उसे पहली बार अपने पास बुलाकर कहा था कि जिस दिन इस राज्य पर संकट आए उस दिन अपनी जान की चिंता मत करना, बस इस मिट्टी की रक्षा करना। उस शख्स ने अब अपनी तलवार को और भी मजबूती से पकड़ लिया और अब वो पकड़ते हुए ही कहते हैं, महाराज आज वो दिन आ गया है। उसने सामने देखा, मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब जीत की खुशी नहीं बल्कि अब अपने अंतिम निर्णय का संतोष था। और अब वो कहता है, आज या तो इन सभी लोगों का अंत होगा या फिर आज आपका ये सेवक इस मिट्टी की रक्षा करते करते शहीद हो जाएगा। बहुत बहुत हो चुका है ये सब। इधर कुछ पल के लिए उसकी आवाज अब धीमी पड़ जाती है, फिर वो अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठाकर कहता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ महाराज, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है तब तक मेरी नसों में खून की एक भी बूंद बाकी है, तब तक मेरी ये तलवार नहीं रुकेगी। वो अब अपनी तलवार को सामने करते हुए कहता है, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरा शरीर मेरा साथ देना बंद नहीं कर देता। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी सांसें पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। और अगर आज मेरी मौत भी लिखी है तो मुझे वो मौत का भी कोई अफसोस नहीं होगा। और वो अब कुछ पल के लिए पीछे मुड़कर फिर से इस किले की तरफ देखता है, मानो वो आखिरी बार इस किले को देख रहा हो। उसकी नजरें किले की ऊंची दीवारों पर जाकर ठहर जाती है और कहता है, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो चुका है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस राज्य, इस किले और आपके दिए हुए वचन की रक्षा में गुजार दी। अब मेरे अंदर जीने की कोई भी चाह नहीं बची है। अगर मेरी आखिरी सांस भी इस किले की, इस राज्य की रक्षा करते हुए निकलेगी तो इससे बड़ी मौत मेरे लिए कोई और भी नहीं हो सकती है। और एक बात, जिस वफादारी की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं उसे हमारी आने वाली पीढ़ी अभी आगे बढ़ाएंगी। वो शख्स इतना कहते हुए ही कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में अब अपने महाराज के लिए बड़ी ही वही पुरानी वफादारी दिखाई दे रही थी। सामने यहाँ पर लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके कदमों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि जिस वफादारी की शुरुआत मैंने की थी अब उसे हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाएंगी। ये किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बना है, इसके हर पत्थर में हमारे महाराज की यादें और हमारे पूर्वजों की कुर्बानियां हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर स्वाति और रोहित भी लगातार दुश्मनों की तरफ अब फायरिंग कर रहे थे। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे को कवर देते हुए ही धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे थे। रोहित ने गोली चलाते हुए ही स्वाति मल्होत्रा से कहा, माँ आखिर कौन है ये लोग और इस तरह अचानक हम लोगों के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? स्वाति ने भी यहाँ पर सामने निशाना साधते हुए जवाब दिया, ये बात तो अभी मुझे भी नहीं पता है रोहित। वो कुछ पल के लिए दूसरी तरफ देखती और फिर कहती है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इन लोगों का असली निशाना हम नहीं हैं। ये लोग अभी उस आदमी को ही ढूंढ रहे हैं जो अभी इस किले के अंदर हैं। रोहित की ये बात सुनते ही स्वाति की ये बात सुनते ही रोहित कुछ पल के लिए चौंक जाता है और वो कहता है, क्या मतलब है आपका? ये पूरा हमला सिर्फ एक उस आदमी की वजह से हो रहा है? ये सुनकर स्वाति हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए ही कहती हैं, हाँ मुझे यही लगता है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो आदमी है कौन और इन लोगों को उसके बारे में कैसे पता चला?
रोहित ने अब सामने देखते हुए कहा, इसका जवाब बाद में ढूंढेंगे, अभी अगर हमने खुद को सुरक्षित नहीं रखा तो हमारे पास सवाल पूछने का मौका ही नहीं बचेगा। दोनों अब फिर से फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या तो अब लगातार बढ़ती जा रही थी। स्वाति कुछ देर बाद पीछे हटते हुए कहती है, रोहित देखो, ये लोग बहुत ही ज्यादा हैं। अगर हम इसी तरह सीधे मुकाबला करते रहे तो ज्यादा देर तक इन्हें रोक पाना मुश्किल होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। इधर रोहित बिना उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ सोच लिया। ये सुनकर तो स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या क्या सोच लिया रोहित? रोहित अब अपनी बंदूक नीचे करते हुए ही उसकी आंखों में देखता और कहता है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये लोग कुछ ही देर में हमारी पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें वहीं रोकने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उन्हें उस जगह ले जाना होगा जहां हम चाहते हैं। अब ये रोहित की ये बात स्वाति बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। रोहित ने अपना पूरा प्लान उसे समझाना शुरू कर दिया। वो किले के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए ही कहता है, सबसे पहले हम यहाँ से पीछे हटेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगे कि हम डर कर पीछे जा रहे हैं, वैसे ही वो हमारा पीछा करते हुए उस रास्ते पर आएंगे। हम उन्हें 2 हिस्सों में बांट देंगे। स्वाति अब बीच में ही पूछती है, और उसके बाद? अब रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, उसके बाद वही होगा जो हमने सोचा है। आप दाई तरफ जाएंगे और मैं बाई तरफ। जैसे ही वो लोग बीच में आएंगे, हम दोनों तरफ से उन्हें घेर लेंगे। स्वाति कुछ पल तक उसके चेहरे को देखती रहती है और फिर कहती है, लेकिन अगर उनका असली निशाना वो आदमी है तो वो लोग किले के अंदर जाने की जरूर कोशिश करेंगे। ये सुनकर अब रोहित कहता है, और यही हमारे प्लान का दूसरा हिस्सा होगा। उन्हें किले के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा ही नहीं, उन्हें लगेगा कि हम उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं, इसलिए वो अपना पूरा ध्यान हमारी तरफ लगाएंगे। अब ये सुनकर स्वाति धीरे से अपने सिर को हिलाती है। उसे रोहित की पूरी योजना अब समझ आ चुकी थी, और अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा रोहित की तरफ देखकर अब उसे एक थम्स अप का इशारा करती है, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। और वो अब यहाँ पर कहती है, तुम हमेशा से ही मुझे मेरे लिए गए फैसलों पर गर्व महसूस करवाते हो रोहित। इधर अब यहाँ पर रोहित भी मुस्कुराते हुए ही कहता है, क्योंकि आपने कभी गलत फैसला लिया ही नहीं है माँ। इधर अब स्वाति हंसते हुए कहती है, अच्छा वो बूढ़ा नहीं आया, वरना अभी तक तो हमारे प्लान में वो यहाँ पर भी 10 कमियां निकाल चुका होता। ये सुनकर रोहित अब हल्का सा मुस्कुराता है, और तभी उसके चेहरे के भाव अचानक से गंभीर हो जाते हैं, और वो अब अपनी बंदूक को ठीक करते हुए ही कहता है, चलो अब बातें बहुत हो गई, लेट्स एग्जीक्यूट अवर प्लान। इधर स्वाति भी अब अपनी बंदूक को संभालते हुए ही तैयार हो जाती है। इधर रोहित चारों तरफ देखते हुए ही कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रोहित की ये बात सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कुछ वक्त तक रोहित की तरफ देखती है और फिर कहती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। इधर रोहित ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, आपको जितना समय चाहिए मैं दूंगा, मैं इन सभी को यहीं पर संभालता हूँ, आप तब तक उस काम को पूरा कर लीजिए। इधर स्वाति ने सामने मौजूद दुश्मनों की भारी संख्या को देखा, फिर उसने रोहित की तरफ देखा और पूछा, रोहित आर यू श्योर? तो रोहित ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं संभाल लूंगा, आप बस अपना काम पूरा कीजिए। स्वाति कुछ पल तक उसे देखती रही, उसके चेहरे पर अपने बेटे को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, और फिर उसने कहा, अपना ध्यान रखना रोहित, किसी भी हालत में जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लेना। ये सुनकर रोहित ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। स्वाति ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा और फिर बिना कोई और बात किए तेजी से किले के पीछे की तरफ चली गई। तो वहां रोहित ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली थी। उसने सामने से आते हुए दुश्मनों को देखा और अपनी बंदूक तैयार करते हुए धीरे से कहा, अब देखते हैं कौन किसे रोकता है। और अगले ही पल यहाँ पर गोलियों की आवाज फिर से पूरे इलाके में गूंजने लगी। रोहित लगातार अपनी जगह बदल बदल कर दुश्मनों को रोक रहा था। कभी कभी वो एक तरफ से फायर करता तो कभी दूसरी तरफ जाकर उन्हें पीछे धकेल देता। उसकी पूरी कोशिश थी कि दुश्मनों का ध्यान उसी पर बना रहे ताकि स्वाति को अपना काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस के पुराने किंग के पैलेस में अब यहाँ पर दूसरी ओर वहाँ का माहौल पूरी तरह से अलग था।
अनिका ने आखिरकार आर्यन की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। आर्यन काफी देर से लगातार अभ्यास कर रहा था और उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनिका अब उसके पास जाकर कहती है, आर्यन अब इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहना। बिकॉज इधर अनिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि तभी आर्यन तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी बात पूरी कर देता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आर्यन की बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और प्यार से कहती है, गुड जॉब बेटा, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। डू यू नो मॉम एंड डैड आर प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो अब अपनी मोम की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू मॉम। और फिर कुछ सोचने के बाद वो उत्साह से पूछता है, क्या हम अब रिया की प्रैक्टिस देखने के लिए जा सकते हैं? अनिका अब हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, वेल इट्स अ गुड आइडिया आर्यन, चलो चलते हैं। और फिर वो आर्यन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, और वैसे भी आपको अब थोड़ी देर ब्रेक लेना है तो बनता ही है ना, इतनी देर से लगातार आप प्रैक्टिस जो कर रहे हो। ये सुनकर आर्यन के चेहरे की खुशी और भी बढ़ जाती है और इधर अनिका उसे देखकर मुस्कुराती और कहती है, लेकिन याद रखना आर्यन, ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि अगली प्रैक्टिस से बचने की कोशिश करनी है। हालांकि वो आर्यन के बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि आर्यन अपने काम को लेकर कितना डेडिकेटेड था। इधर आर्यन हंसते हुए कहता है, नहीं मॉम, मैं प्रैक्टिस में से नहीं भागूंगा, मैं तो जल्दी से रिया की प्रैक्टिस देखने जाना चाहता हूँ। अब अनिका प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ही कहती है, चलो फिर। और ये कहते हुए ही दोनों कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ से जाते हुए आर्यन अभी भी अपनी ट्रेनिंग को लेकर काफी उत्साहित था और बार बार अनिका से रिया के बारे में बातें कर रहा था। तभी अचानक अनिका के कानों में तलवारों के आपस से टकराने की तेज आवाज पड़ती है। अनिका चलते चलते वही रुक जाती है तो इधर आर्यन भी अपनी मोम की तरफ देखकर पूछता है, मोम ये कैसी आवाज है? अनिका कुछ पल के लिए ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनती है। फिर से तलवारों के टकराने की आवाज अनिका के कानों में आती है। अनिका के चेहरे पर अचानक अब एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उस आवाज की दिशा में देखते हुए ही कहती है, लगता है आर्यन प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। आर्यन अब तुरंत उत्साहित होकर कहता है, रिया की? तो इधर अनिका ने कहा, हाँ चलो देखते हैं। और दोनों तेज कदमों से उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पर मैं इस पैलेस के विशाल गार्डन में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही अनिका की नज़र सामने पड़ती है वो कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है तो वहीं आर्यन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कभी सामने खड़ी रिया को देखता है तो कभी उसके सामने तलवार लेकर खड़ी राजमाता को। आर्यन को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत अब अनिका का हाथ पकड़ लिया और हैरानी से पूछा, मॉम ये सब क्या हो रहा है? अनिका ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या आर्यन? आर्यन ने हैरानी से सामने देखा तो अब अनिका गर्व के साथ कहती है, ये तुम्हारी बहन रिया है। आर्यन की आंखों में अचानक चमक आ जाती है। वो धीमी आवाज में कहता है, रिया? ओ तो यहाँ पर अनिका भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है। लेकिन अगले ही पल सामने से तलवारों के टकराने की आवाज फिर से सुनाई देती है और उसका पूरा ध्यान अब रिया की तरफ चला जाता है। तो वहीं गार्डन के बीचों बीच अब रिया और राजमाता आमने सामने तलवार लेकर खड़ी थी। राजमाता ने अचानक आगे बढ़कर रिया पर अब एक तेज का वार किया तो रिया ने भी तुरंत अपनी तलवार ऊपर करते हुए ही उस वार को रोक लिया। दोनों तलवारें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। राजमाता ने बिना कोई मौका दिए रिया के ऊपर फिर से दूसरा वार किया, लेकिन रिया इस बार एक कदम पीछे हटती और फिर तलवार को घुमाते हुए उस वार को फिर से रोक देती है। राजमाता अब लगातार हमले पर हमला कर रही थी, लेकिन रिया भी हर वार का उतनी ही तेजी से जवाब दे रही थी। कभी वो सामने से आने वाले वार को रोकती तो कभी अपने शरीर को एक तरफ झुकाकर तलवार को अपने पास से निकल जाने देती। एक पल में राजमाता ने पीछे की तरफ से वार करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने जैसे ही तलवार की आवाज सुनी वो तुरंत घूम गई और अपनी तलवार से उस हमले को भी रोक दिया।
राजमाता की आंखों में अब रिया को लेकर संतोष साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अचानक रिया के पैरों की तरफ निशाना साधते हुए ही वार करती है, लेकिन रिया ने उस क्षण अपने शरीर को ऊपर उछाल दिया। राजमाता की तलवार उसके पैरों के नीचे से निकल जाती है। इधर रिया हवा में ही अपने शरीर को मोड़ते हुए सुरक्षित तरीके से पीछे खड़ी हो जाती है और ये सब आर्यन देखकर हैरान रह जाता है और अब उसके मुंह से वाव निकल जाता है, क्योंकि रिया की सबसे खास बात उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट ही थी। उसका शरीर इतना लचीला था कि उसे किसी भी वार से बचने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता था। जहां किसी दूसरे योद्धा को पीछे हटने में कुछ पल लगते, वहीं रिया अपने शरीर की गति का इस्तेमाल करते हुए उसी क्षण अपनी पोजीशन बदल देती। राजमाता ने एक बार फिर से तेजी से हमला किया तो इस बार रिया नीचे झुकती है और फिर एक तरफ घूम जाती है और फिर अपनी तलवार को ऊपर उठाकर राजमाता के अगले वार को रोक देती है। दोनों तलवारें एक बार फिर से टकरा जाती हैं। इस बार दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की तलवारों को दबाए खड़ी रहती हैं। रिया की आंखों में पूरा ध्यान था तो वहीं राजमाता की आंखों में अपनी शिष्या रिया को देखकर गौरव। इधर दूर खड़ी अनीका ये सब देख रही थी। रिया को इस तरह से आत्मविश्वास के साथ तलवार चलाते देखकर उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में भावनाओं का सैलाब था। वो अपने मन में सोचती है, जिस बच्ची को कभी मैंने अपनी बाहों में लेकर चलना सिखाया था, आज वही इतनी बड़ी योद्धा बनकर मेरे सामने खड़ी है। अनीका को अब यहाँ पर रिया के ऊपर काफी प्राउड फील हो रहा था तो वहीं आर्यन भी अपनी बहन को बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसकी आंखों में भी रिया के लिए गर्व साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अब धीरे से अनीका का हाथ दबाते हुए कहता है, मोम, रिया तो बहुत ही अच्छी फाइट कर रही है। अनीका ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत ही अच्छी कर रही है। तो इधर अब आर्यन कहता है, मुझे अपनी बहन के ऊपर सच में बहुत ही प्राउड है। आर्यन की आंखों में भी रिया के लिए प्राउड साफ साफ दिखाई दे रहा था। ट्रेनिंग के दौरान राजमाता लगातार रिया को अलग अलग तरह के वार और बचाव की टेक्निक सिखा रही थी, तो रिया भी पूरी एकाग्रता के साथ हर मूवमेंट को दोहराती जा रही थी। तभी गार्डन में रखा हुआ टाइमर अपनी आखिरी गिनती पर पहुंचता है। बीप बीप बीप। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, दोनों अब एक साथ रुक जाती हैं। रिया कुछ पल तक अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश करती है। उसके माथे पर पसीने की हल्की सी बूंदें थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी पूरी मेहनत के बाद मिली संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। वही राजमाता रिया को देखकर काफी प्राउड फील कर रही थी। उन्होंने अपनी तलवार नीचे करते हुए मुस्कुरा कर कहा, वेल डन रिया। तो इधर राजमाता की बात सुनते ही रिया के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो तुरंत अपनी तलवार को संभालती है और सम्मान देने के लिए एक पैर घुटने के बल नीचे करती है, दूसरे पैर को अपने पैर की उंगलियों के सहारे टिकाते हुए अपने हाथ में पकड़ी तलवार को हॉरिजॉन्टली पकड़ती है और उसे अपने माथे से हल्के से स्पर्श कराते हुए सम्मान पूर्वक कहती है, राजमाता थैंक यू। रिया का ये अंदाज देखकर तो राजमाता के चेहरे पर गर्व और भी बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ती और अपने दोनों हाथों से रिया के कंधों को प्यार से पकड़ लेती है और फिर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए ही कहती है, बहुत अच्छे रिया, आज आपने सच में बहुत ही अच्छा किया है। हम आपके बड़ी को आज का रिपोर्ट कार्ड दे देंगे। रिया तुरंत उत्साहित होकर राजमाता की तरफ देखती है और कहती है, तो क्या बड़ी मेरे ऊपर काफी प्राउड करेंगे ब्यूटीफुल लेडी। इधर राजमाता हल्का सा मुस्कुराते हुए ही कहती है, ये तो आपके बड़ी के ऊपर ही डिपेंड करता है ना रिया। अब ये सुनकर रिया का चेहरा अचानक से थोड़ा सा उतर जाता है। वो मासूमियत से कहती है, आई न्यू इट। बड़ी कभी भी अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। उसकी ये बातें सुनकर पास खड़ी अनीका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अनीका आगे बढ़ती और प्यार से रिया के पास आकर कहती है, लेकिन मम्मा तो आपको अप्रिशिएट करना चाहती है। रिया तुरंत अब अपनी मम्मा की तरफ देखने लगती है तो अनीका उसके चेहरे को दोनों हाथों से प्यार से पकड़ते हुए ही कहती है,
रिया मेरा बच्चा, यू डिड ए गुड जॉब। रिया की आंखें तो अब अपनी मॉम के ये शब्द सुनते ही खुशी से चमक उठती है। वो जैसे उसे यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ सच में उसकी इतनी तारीफ कर रही है। और वो मासूमियत से पूछती है, सच में मॉम? तो यहाँ पर अनिका मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सच। और इतना कहते हुए अनिका अब जोर से रिया के लिए क्लैप भी करने लगती है। अनिका को क्लैप करता हुआ देखकर आर्यन भी मुस्कुराते हुए वो अपनी बहन के लिए ताली बजाने लगता है और साथ के साथ कहता है, वेल डन रिया। रिया एक बार आर्यन की तरफ देखती है और फिर अपनी माँ की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि उसकी सारी थकान जैसे एक पल में ही गायब हो गई थी। वो धीरे से अब अपनी तलवार नीचे करती है और फिर अनिका के पास आ जाती है। अनिका उसे देखते ही अपनी बाहें खोल देती है तो रिया तुरंत अपनी माँ से जाकर लिपट जाती है। अनिका उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ही कहती है, मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, बस इसी तरह मेहनत करते रहना। रिया अपनी माँ को कसकर पकड़ते हुए ही मुस्कुराती है। कुछ पल तक माँ बेटी एक दूसरे से उसी तरह गले लगी रहती है। वहीं राजमाता और आर्यन दोनों उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर राजमाता ने तलवार को वापस अपनी म्यान में रख दिया और कहा, अब काफी प्रैक्टिस हो गई है, रिया को थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए। ये सुनकर अब आर्यन तुरंत बोल पड़ता है, और हाँ मुझे भी तो पहले से ही ब्रेक मिल चुका है। उसकी बात सुनते ही सभी हंस पड़ते हैं। इधर अनिका आर्यन की तरफ देखकर कहती है, हाँ और अब तुम्हें अपनी बहन को परेशान करने का ब्रेक नहीं मिलेगा। आर्यन अब हंसते हुए कहता है, मैं तो बस रिया को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। इधर रिया मुस्कुराते हुए अपने भाई की तरफ देखकर थैंक यू आर्यन कहती है तो आर्यन भी यहाँ पर उसे कहता है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रिया। अब चलो अब सब अंदर चलते हैं क्योंकि बहुत ही देर से हम गार्डन में हैं। इधर राजमाता भी यहाँ पर सहमति में अपना सिर हिला देती है तो रिया अब अपनी तलवार को संभाल कर रखती है और आर्यन के साथ चलने लगती है। और अनिका उनके पीछे पीछे चल रही थी। धीरे धीरे वे सभी अभी गार्डन से निकलकर महल के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। चारों के बीच में यहाँ पर हल्की फुल्की कानाफूसी हो रही थी। रिया भी अपनी ट्रेनिंग को लेकर काफी खुश थी और आर्यन बार बार उसे उसकी फाइटिंग की तारीफ करते हुए छेड़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ महल के एक दूसरे हिस्से में बने अपने लैब में यहाँ पर बूढ़े किंग बाहर निकलते हैं। जैसे ही उनकी नजर सामने खड़ी अनंता पर पड़ती है तो वो कुछ पल के लिए वही रुक जाते हैं और उन्होंने अनंता को गौर से देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आप अभी तक यही हैं? अनंता ने बिल्कुल ही सहज अंदाज में जवाब दिया, हाँ यही हूँ, और वैसे भी इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो अपने आसपास देखते हुए आगे कहती है, ये रूम मेरा भी तो है ना। सिकंदर के चेहरे पर ये सुनकर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो शांत आवाज में कहता है, हाँ ये आपका ही रूम है और आप जब चाहे यहाँ पर रुक सकती हैं, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अचानक सिकंदर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है और अब वो अनंता की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनंता अब उसकी तरफ देखती है। कुछ पल तक दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती रहती है। फिर अनंता अब यहाँ पर कहती है, देखो सिकंदर, तुम किंग दुनिया वालों के लिए हो, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे सिकंदर हो, वो सिकंदर जिसे मैं सालों से जानती हूँ, जिसकी हर खामोशी के पीछे छिपी बात तक समझने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मेरे सामने किंग बनने की कोशिश मत करना। अब अनंता की इस बात को सिकंदर बड़े ही ध्यान से सुनता रहता है। इधर अनंता की आवाज जब थोड़ी सी गंभीर हो जाती तो अब अनंता कहती है, और एक बात सिकंदर, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए, एक एक सवाल का जवाब, और दैट्स फाइनल। अब अनंता की ये बात सुनकर सिकंदर वहीं अभी भी चुप रहता है। बस वो हल्का सा सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन पहले सवाल तो पूछिए, उसके बाद ही तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ ना। तो भी यहाँ पर अब अनंता तुरंत कहती है, सवाल तो अभी भी वही पुराना ही है सिकंदर। ये सुनकर सिकंदर की बोहें हल्की सी सिकुड़ जाती है। अनंता बिना अपनी नजरें हटाए पूछती है, पीरामल रियासत की गद्दी पर बस एक रानी ही क्यों विराजमान है? ये सुनकर अब सिकंदर चुप रह जाता है। अनंता अब एक कदम आगे बढ़ती है और कहती है, तुम क्यों नहीं सिकंदर, बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो।
सिकंदर के चेहरे के भाव अचानक से बदल जाते हैं तो इधर अनंता आगे कहती है, तुम इस रियासत के किंग हो, तुम्हारे पास वो सारी काबिलियत है, वो सारे अधिकार हैं, फिर भी तुमने खुद को गद्दी से इतना दूर क्यों रखा हुआ है। ये सुनकर सिकंदर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, देखो अनंता, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम खाम मुझे गलत समझ रही हो। अनंता तुरंत अब उसकी बात काट देती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे समझाओ, आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से तुम खुद उस गद्दी पर नहीं बैठते। सिकंदर कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अनंता के चेहरे पर टिक जाती है। अनंता समझ जाती है कि इस बार वो सवाल पूछकर पीछे हटने वाली नहीं है। वो धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में आगे कहती है, सिकंदर बताओ ना, आखिर तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते हो कि पीरामल रियासत में रानी ही क्यों है, तुम खुद उस गद्दी पर क्यों नहीं बैठते। उसके सवाल ने जैसे सिकंदर के भीतर छिपे हुए किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया था। सिकंदर ने अब अपनी नजरें नीचे कर ली। कुछ क्षणों तक तो वो बिल्कुल खामोश रहा, लेकिन फिर एक गहरी लंबी सांस ली और बेहद धीमी आवाज में कहा, इसकी वजह मेरी माँ है अनंता।